Hello students, welcome back to all of you on my YouTube channel BioBridge. Let me introduce myself. So this is Suraj Kumar and you are watching BioBridge. So guys, BioBridge, it is the only channel, it is the only platform that always try to clear your concepts. So really, my motive is only that कि just I want to fix the concept in your mind. So start करते हैं आज के एक ऐसी ब्यूटीफुल सा टॉपिक, एक ऐसा कंडीशंस जो नॉर्मली आम तौर पे हम लोग सुनते आ रहे हैं, हाइपरटेंशन। सो स्टार्ट करते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। ठीक, तो हाइपरटेंशन के कौन कौन से मेजर कॉजेज होते हैं और हाइपरटेंशन में एक्चुअल होता क्या है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर वेरी कंफ्यूज बिटवीन द हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर। व्हाट इज द हाइपरटेंशन एंड व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, द डिफरेंस बिटवीन। सो कभी कभी होता क्या है कि कोई पर्सन आता है आपके पास, दौड़ते दौड़ते हुए आ रहा है, सडनली उसका आप मेजर करेंगे, मॉनिटर करेंगे ब्लड प्रेशर, तो उसका हाई आएगा, तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलेंगे। सपोज कीजिए आप सो रहे हैं, सपने आए, सपने में भूत आए, भूत से क्या हुआ कि डर गए आप, डरने के बाद आपका बीपी मॉनिटर किया गया तो उसमें भी क्या आ रहा है, बीपी हाई आ रहा है, तो क्या उसको हम लोग बोलेंगे कि वो हाइपरटेंशन है। सपोज यू आर फेसिंग योर वाइफ फेस, सडनली क्या हो रहा है कि आपके आंखें खोल रहे हैं और अपने पत्नी को देख रहे हैं, अपने वाइफ को देख रहे हैं, ठीक, अपने अर्धांगिनी को देख रहे हैं कि उसका एकदम ऐसा फेस बना हुआ है, तो उसका फेस देखकर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है। समटाइम्स द केस इज एग्जिस्टिंग इन मेनी हाउस। सो स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर के डिफरेंस के बारे में। तो मेनली स्टूडेंट होता क्या है कि ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन नहीं बोल सकते। अगर ब्लड प्रेशर कभी कभी हो रहा है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन नहीं बोल रहे हैं। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और कंसिस्टेंटली एलिवेटेड रह रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक, हाइपरटेंशन बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द हाइपरटेंशन। व्हाट इज हाइपरटेंशन? सो नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं हाइपरटेंशन इज इक्वल टू कंसिस्टेंटली एलिवेटेड ऑफ ब्लड प्रेशर मोर देन 140 बाय 90 mm ऑफ Hg। सो बात करेंगे कि 140 क्या होता है, 90 क्या होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का डेफिनेशन, एक शॉर्ट सा डेफिनेशन आप लोग याद कर लेंगे कि हाइपरटेंशन इज द कंडीशंस वेयर ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज रिमेन्स कंसिस्टेंटली एलिवेटेड। लगातार क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है, तो उस कंडीशंस को हम लोग क्या बोल दिए, उस कंडीशंस को बोल दिए कि हाइपरटेंशन हो रहा है। अब बात करेंगे, आप स्ट्रक्चर में समझेंगे कि इसका देखिए मेरा मेन मोटिव होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाए। ब्लड प्रेशर सभी लोग बताते हैं, हाइपरटेंशन सभी लोग बताते हैं, तो एक्चुअल ब्लड प्रेशर में जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है वो आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा पल्मोनरी वेन है और हमको पता है कि जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो सर्कुलेशन ब्लड का कैसे हो रहा था। ठीक, तो पल्मोनरी आर्टरी था जो हार्ट से ब्लड को ले जा रहा था, कहां पर, लंग्स में। लंग्स में उसका ऑक्सीजनेशन होता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट आर्टरियम में आता है और लेफ्ट आर्टरियम से वो आता है फिर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होता है। ठीक, हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ठीक, जब हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो जितने भी यहाँ पर ब्लड आए हैं वो हमारा आयोटा में जाएगा, आयोटा में जाएगा। तो ये क्या हुआ, जब आयोटा में ब्लड जा रहा था तो वहां पर ब्लड सिर्फ जा ही नहीं रहा है, वो ब्लड आजू बाजू वाले दीवार पर प्रेशर जनरेट कर रहा है। ठीक, सपोज एक डायग्राम से समझेंगे, यहां पर एक क्या है, ट्यूब है। ठीक, और यहां पर क्या है, एक मोटर है। सपोज ये मोटर है, स्ट्रक्चर एकदम रफ है, आप समझेंगे ये मोटर है। ठीक, हम मोटर चालू किए, यहां पर क्या है, एक तालाब है और तालाब में क्या है, पानी है। और यहां पर क्या हो रहा है, एक यहां से ट्यूब डाला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जब यहां से जब मोटर को ऑपरेट करेंगे तो यहां वाला जितना भी पानी रहता है वो दूसरे ट्यूब के थ्रू पाइप में आगे बढ़ा देता है। अब बात करते हैं कि ये जो मोटर है एकदम फोर्सफुल पानी को आगे बढ़ाएगा, यहां से फोर्सफुली क्या करेगा, पानी को बढ़ाएगा। ठीक, पानी को बढ़ा रहा है फोर्सफुली, तो फोर्सफुली जब पानी को बढ़ाता है तो पानी के द्वारा इस दीवार पर
प्रेशर जनरेट किया जाता है, प्रेशर लगाया जा रहा है, प्रेशर लगाया जाता है। तो इसी प्रेशर जब जनरेट हो रहा है इस दीवार पर, तो इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इसमें एकदम सेम इसी तरह फॉलो होता है। जब यहाँ पर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट से ब्लड ट्रांसफर होता है आयोटा में, और आयोटा के वॉल पर क्या आता है, प्रेशर जनरेट करता है। उसी प्रेशर को नाम है ब्लड प्रेशर। मतलब ब्लड के द्वारा प्रेशर जनरेट किया जा रहा है हमारे ब्लड वेसल्स पे, तो उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो इसमें क्या होता है कि देखिए यहां पर जितना भी ब्लड आया और एक बीट में एक बार दिल धड़का और उसके दौरान जितना भी ब्लड वो आयोटा में ट्रांसफर हुआ उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट। और मेनली क्या होता है, ये अडल्ट में 70 ml होता है। 70 ml को एक बीट में ब्लड ट्रांसफर कर देता है आयोटा में और उसके द्वारा प्रेशर जनरेट किया जाता है हमारे दीवार पे। ठीक, तो दीवार पे जो प्रेशर जनरेट किया उसको तो हम लोग ब्लड प्रेशर बोल दिए, और एक बीट में जितना ब्लड को वो ट्रांसफर किया उसको हम लोग कार्डियक आउटपुट बोल दिए। तो समझिएगा कि सपोज कीजिएगा हम इस कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएंगे तो इस पे लगने वाला प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो एक कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर हम मान लीजिए कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएंगे तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी एलिवेट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एक होता है प्रेशर जनरेट होता है ड्यूरिंग सिस्टोली और एक ड्यूरिंग डायस्टोली। मतलब एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। इसमें ही समझेंगे। देखिए नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, जब नॉर्मल 70 ml आउटपुट होता है, जब हमारा कार्डियक आउटपुट कितना है, कार्डियक आउटपुट हमारा 70 ml और 70 ml ब्लड जब ट्रांसफर कर रहा है तो उसके दौरान जब प्रेशर लगाया जा रहा है उसका नॉर्मल वैल्यू है 120/80 mm ऑफ Hg, मतलब 120/80 mm ऑफ Hg। अब बात करते हैं कि ये 120 क्या है। 120 है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, और ये 80 क्या है, तो 80 है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये डिफरेंस क्या है, देखिए सबसे पहले ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को ट्रांसफर किया और ब्लड जितना ट्रांसफर हुआ वो प्रेशर जनरेट किया हमारे दीवार पर, जितने भी ब्लड वेसल्स की दीवार है उस पर प्रेशर जनरेट किया। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके दरमियान जो प्रेशर जनरेट हुआ उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और उस प्रेशर का कितना रेंज होता है, तो उसका होता है 120 mm ऑफ Hg। सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाता है 120 mm Hg। अब बात करते हैं कि एक ऐसा पार्ट आता है, एक ऐसा समय आता है जिसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया था फिर डायलेट हो रहा है, डायलेट हो रहा है। ठीक, तो डायलेट होने के दरमियान क्या होता है कि जो लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड था वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। जब डायलेट होगा तो ब्लड इसमें फिल होगा। ठीक, फिल हो रहा है। ठीक, तो उस समय इस आयोटा का क्या प्रेशर रहेगा। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है कि जो ब्लड को ट्रांसफर कर दिया, ठीक, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ब्लड को ट्रांसफर किया, उस समय जो हमारा प्रेशर था 120 था। ठीक, और जो ब्लड को जब ट्रांसफर कर रहा है तो उसके दरमियान क्या होता है, इस पर लगता है प्रेशर और ये जो दीवार है ये थोड़ा चौड़ा हो जाता है, ये थोड़ा चौड़ा होता है ड्यूरिंग सिस्टोली, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जो देखिए कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड ट्रांसफर किया और ब्लड के द्वारा प्रेशर जनरेट किया गया, इस पर फोर्स लगाया गया तो ये थोड़ा चौड़ा हो गया। ठीक, सिस्टोलिक प्रेशर में। अब जब ड्यूरिंग द हार्ट रिलैक्स जब कर रहा था तो इसका जो ब्लड था वो कुछ इधर चला गया। ठीक, कुछ इधर चला गया, जिसके वजह से क्या है कि जो हार्ट का जो ब्लड वेसल्स का जो दीवार है वापस से नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। जब वापस से नॉर्मल पोजीशन पे आ गया तो समझिएगा यहाँ पर एक बार डायलेट हुआ फिर एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ से पल्स जनरेट होता है, यहां से क्या होता है पल्स जनरेट होता है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं जितना बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना बार पल्स जनरेट होगा। ठीक, तो हार्ट रेट इज इक्वल टू पल्स रेट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक, अब बात करते हैं कि देखिए सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर आपको समझ में आएगा। सिस्टोलिक मतलब ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट द ब्लड एक्सर्टेड द फोर्स ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, that is called systolic pressure, and diastolic pressure the pressure generated during the relaxing period of heart। ये तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि देखिए
सपोज कीजिए ब्लड ट्रांसफर तो हो रहा है, ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ से जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन हो रहा है, ये सारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें तो कभी सिस्टोलिक प्रेशर के दौरान डायलेट हुआ, फिर रिलैक्सिंग पीरियड के दौरान डायस्टोलिक प्रेशर के दौरान थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन सपोज कीजिए कुछ ऐसे ड्रग्स रखे हैं जिसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा अदर पार्ट्स में जो ब्लड सप्लाई किया जा रहा है, सपोज ये था हमारा आयोटा है, ये डिसेंडिंग आयोटा, फिर एब्डोमिनल आयोटा, एब्डोमिनल में से बहुत सारे आर्टरी ट्रांसफर होते हैं, जैसे कुछ स्टमक में गया, कुछ स्प्लीन की तरफ गया, कुछ एड्रिनल ग्लैंड की तरफ गया, कुछ रीनल सिस्टम के थ्रू तरफ गया, कुछ हमारा टेस्टिस वगैरह जो प्राइवेट पार्ट्स है वहां पर ब्लड सप्लाई कर रहा है, कुछ हमारा इलियक आर्टरी, ये इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और राइट इंटरनल एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, तो हमारे पैर में ब्लड ट्रांसफर कर रहा है। सपोज कीजिए ये कुछ एरिया में ब्लड सप्लाई अच्छा से नहीं जा रहा है, मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा कि नहीं? ऑब्वियसली बात है कि ये बढ़ जाएगा। जब हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है उस समय भी ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। ये था दो मेजर कॉन्सेप्ट जो हम लोग आज समझे। एक बार फिर से देखिए, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहने का मतलब है कि जो ब्लड सप्लाई कर रहा है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट पार्ट्स में, वहां पर जो आर्टरी सप्लाई हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जब ब्लड जा रहा है तो वो डायलेट नहीं हो रहा है, ठीक, डायलेट नहीं हो रहा है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ही रह रहा है, तो कम से कम ब्लड सप्लाई होगा। जब कम से कम ब्लड सप्लाई होगा तो इस वाले एरिया में ज्यादा ब्लड होगा, और ज्यादा ब्लड होने के कारण क्या होता है, सपोज पहले से ज्यादा ब्लड है और फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया और ज्यादा ब्लड ट्रांसफर हुआ था, इस वाले एरिया में क्या होगा, ब्लड का प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक। तो इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, नॉर्मल सी भाषा है। अब बात आता है कि हाइपरटेंशन कब बोलेंगे, जब यही प्रेशर कुछ ज्यादा टाइम तक रह जाता है। जब ये प्रेशर, जब प्रेशर एलिवेट हुआ, नॉर्मल प्रेशर था हमारा 120 और डायस्टोलिक था 80 mm ऑफ Hg, लेकिन एक कंडीशन है कि जब सिस्टोलिक प्रेशर, जब ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जब ब्लड का इस पर ब्लड वेसल्स पर जब प्रेशर जनरेट कर रहा है वो 120 को छोड़कर अगर 140 से ऊपर जा रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 140 से ऊपर जा रहा है तो उसी को बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल। और यही अगर 140 से ऊपर और डायस्टोलिक प्रेशर 90, ये जो डायस्टोलिक प्रेशर वो अगर 90 हो रहा है, 90 से अबव जा रहा है और वो लॉन्ग पीरियड तक चल रहा है, परसिस्टेंटली अगर वो कंसिस्टेंटली एलिवेटेड होते जा रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइपरटेंशन। अब तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर के बीच का डिफरेंस, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि देखिए हाइपरटेंशन को क्या बोला जाता है, साइलेंट किलर बोला जाता है। साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो जिस किसी भी पर्सन को ब्लड प्रेशर वाला प्रॉब्लम्स होता है उसमें कुछ ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलता है, कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को नहीं मिलता है, ना ही कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारे पर्सन डेथ कर जाते हैं, इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है, ठीक। कुछ कुछ में दिखता है, बात करेंगे आगे क्या दिखता है, ठीक। और नॉर्मली क्या होता है, अगर लॉन्ग टर्म, तो मरते क्यों हैं, अगर लॉन्ग टर्म तक ब्लड का प्रेशर हाई है, लॉन्ग टर्म तक ब्लड का प्रेशर हाई है, तो सपोज कीजिए ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो ये वेन्स को, सॉरी ये आर्टरीज को ब्रेक कर सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, ठीक। सपोज कीजिए लीवर को ही ब्लड सप्लाई कर रहा था और हाई प्रेशर में लीवर को ब्लड सप्लाई कर रहा था, लीवर डैमेज होगा ही होगा, ठीक। तो ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है, लीकिंग का, हेमरेज का चांसेस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट डेथ कर जाता है। इसी वजह से इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हाइपरटेंशन के कुछ स्टेज होता है, जैसे कि सबसे पहले प्री हाइपरटेंशन स्टेज। प्री हाइपरटेंशन स्टेज किसको बोलते हैं, हम तो बोल दिए नॉर्मल था 120, लेकिन अगर 140 से ऊपर जा रहा है तो इसको हम लोग हाइपरटेंशन घोषित कर देते हैं। लेकिन इसके बीच में है तो उसको क्या बोलेंगे भाई, 120 से 140 के बीच में अगर सिस्टोलिक प्रेशर है तो उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग प्री हाइपरटेंशन स्टेज। प्री हाइपरटेंशन स्टेज, इसमें सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, 120 से 129 mm ऑफ Hg के बीच में होता है। डायस्टोलिक प्रेशर 80 से 89 mm ऑफ Hg के बीच में रेंज में रहता है।
तो इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, प्री हाइपरटेंशन स्टेज। अब बात करते हैं कि प्री हाइपरटेंशन स्टेज होता क्यों है। तो नॉर्मली सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पर्सन्स में देखा गया कि वो सिडेटिव मूड में ज्यादा रहता है, वो बहुत ज्यादा आराम करता है, वो जंक फूड का कंजप्शन ज्यादा करने लगा, फैटी फूड का ज्यादा कंजप्शन करना स्टार्ट कर दिया, प्लस में सॉल्ट का इंटेक भी ज्यादा कर दिया। ठीक, तो उस वाले पर्सन्स में प्री हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। इसको इजिली अवॉइड किया जा सकता है, इसको इजिली खत्म किया जा सकता है। ठीक, और इसमें कोई ड्रग्स का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। प्री हाइपरटेंशन स्टेज में नो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कोई ड्रग्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे तो ये कंडीशन खत्म हो सकता है। सबसे पहले जो हाई इंटेक ऑफ सॉल्ट ले रहे थे उसको कम कर देंगे, जंक फूड को अवॉइड करेंगे, नॉर्मल सा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेंगे, तो ये सारे चीज करेंगे तो हमारा प्री हाइपरटेंशन वाला स्टेज खत्म हो जाएगा। बहुत सारे पर्सन स्मोक करते हैं, स्मोकिंग से भी हाइपरटेंशन होता है। ठीक, स्मोकिंग से हाइपरटेंशन होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि प्री हाइपरटेंशन के एक और मेजर कॉजेज क्या है कि स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण भी प्री हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ठीक, जैसे आपको बोल दिए, अपने वाइफ का शक्ल देख लिए तो उनमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगा, हाइपरटेंशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक, और वहीं पर उसको देख लिए तो वो हाइपरटेंशन कम हो गया, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। तो वो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट नहीं है, वो लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया। ठीक, थोड़ा सा रिलेशन को क्या किया, डाइवर्ट किया, और वो हाइपरटेंशन वाला स्टेज में नहीं गया, नॉर्मल वाला स्टेज में आ गया। तो वो उधर नहीं जाना है, समझते हैं नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में क्या है कि हाइपरटेंशन स्टेज 1। हाइपरटेंशन स्टेज 1 में क्या होता है, इसमें देखेंगे जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 140 से 159 mm ऑफ Hg के रेंज में होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक प्रेशर में देखने को मिलेगा कि 90 से 99 mm ऑफ Hg के रेंज में मिलता है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, स्टेज 1 हाइपरटेंशन में हमको कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है, कुछ ड्रग्स देना पड़ता है, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, जैसे हमारा बीटा ब्लॉकर हो गया, ठीक, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर, ये सारे ड्रग्स को अप्लाई करना पड़ता है। कुछ लाइफस्टाइल में भी मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना पड़ता है। ठीक, एक्सरसाइज करने के साथ साथ हमको साल्ट इंटेक कम करना होगा। ठीक, स्मोकिंग कम करना होगा, जो लाइफस्टाइल से हमको स्ट्रेस मिल रहा है उसको अवॉइड करना होगा, जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये सारे कंडीशंस हो जाते हैं जिसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। ठीक, अब बात करते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में जब होता है जब 160 mm ऑफ Hg जो सिस्टोलिक प्रेशर है उससे ज्यादा हो गया तो स्टेज 2 वाले कैटेगरी में रखते हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर मोर देन 100 mm ऑफ Hg हो गया है तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं, ये तो कुछ क्लासिफिकेशन हो गए हाइपरटेंशन के। अब बात करते हैं कुछ मेन कॉजेज के। मेन कॉजेज क्या है, तो फर्स्टली क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर्स बहुत बड़ा एक प्रीडोमिनेंट फैक्टर बन जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका फादर का जेनेटिक्स है कि फादर को हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो मोर देन चांसेस क्या होता है कि आप में भी वो सिम्टम्स नजर आएगा, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर का समस्या आ सकता है। अब बात करते हैं, सपोज कीजिए कि कुछ पर्सन्स होते हैं जो सॉल्ट ज्यादा खाते हैं, तो जो पर्सन्स बहुत ज्यादा सॉल्ट लेते हैं उनमें देखने को मिलता है हाइपरटेंशन। क्यों, सॉल्ट क्या करता है, वाटर को रिटेन कर लेता है। तो जितना ज्यादा सॉल्ट खाएंगे उतना ज्यादा पानी पिएंगे, जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा बॉडी में पानी होगा, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जब कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं कि बहुत ज्यादा पर्सन जो होते हैं बहुत खाते हैं जंक फूड, थोड़ा मोटा हो जाते हैं दिखाने के लिए कि हम मोटा हैं, लेकिन मोटा होना बड़ी बात नहीं होता है। मोटा होने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल दिखना ज्यादा हो जाएगा, हमारा हाइपरटेंशन वाला कंडीशन देखने को मिल जाएगा। तो एक फैक्टर बन जाता है कि ओबेसिटी, जो पर्सन में मोटापा दिखता है उसमें ब्लड प्रेशर भी
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बनेगा। जो पर्सन एक्सरसाइज नहीं करता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है मतलब सीडेटिव लाइफ को जी रहा है। सीडेटिव लाइफ की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। स्ट्रेस के कारण होता है, स्मोकिंग के कारण होता है, कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे कि ये तो प्राइमरी फैक्टर जिसमें जेनेटिक्स आ रहा था, स्मोकिंग आ रहा था, स्ट्रेस आ रहा था, सॉल्ट आ रहा था, ओबेसिटी आ रहा था, तो ये सारे तो प्राइमरी फैक्टर्स बन जाते हैं, मेन फैक्टर्स। अब सेकेंडरी फैक्टर्स क्या है, सपोज कीजिए कि आपके बॉडी में कुछ डिस एबनॉर्मलिटीज हो चुका है, मतलब आपका किडनी फेल हो गया है। किडनी फेल हो गया है तो क्या होगा, तो कुछ बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो हमारा बॉडी से मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो जनरेट होता है। जैसे हमारा यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, ठीक, बहुत सारे मेटाबोलाइट जो हमको एक्सक्रीट आउट करना चाहिए वो हो नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि किडनी फेल है। तो उसके दौरान भी क्या होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। किडनी हैज नॉट एबिलिटी टू फिल्टर द ब्लड, दैट्स वाई द वेरी डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस एंड द हाइपरटेंशन अकर। सो किडनी एक मेन फैक्टर हो सकता है। थायराइड का एबनॉर्मलिटीज, अगर थायराइड ग्लैंड में एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशंस में सबसे पहले हम लोग किडनी की बात की। अगर किडनी डैमेज होगा तो उस कंडीशंस में क्या देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर हाई देखने को मिलेगा आपका। फिर आता है थायराइड, थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड एक्सेसिव अमाउंट में T3 T4 रिलीज कर रहा है, ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन रिलीज कर रहा है, जिससे फंक्शंस क्या होता है कि ये थायरोक्सिन क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा तो अपरूपी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो थायराइड के ओवर प्रोडक्शंस के कारण, जब हमारा थायरोक्सिन का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है उसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि मेन और कॉजेज होता है जो सेकेंडरी में आता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो गया, एड्रिनल ग्लैंड जो है उसमें ट्यूमर हो गया, और एड्रिनल ग्लैंड क्या प्रोडक्शंस करता है, ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्शंस करते हैं लेकिन एल्डोस्टेरोन का भी प्रोडक्शन करता है। तो मेन एल्डोस्टेरोन का फंक्शंस क्या होता है कि वो सोडियम को रिटेन करता है, हमारे बॉडी में सोडियम को रिटेन करता है। तो बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो गया मतलब सेल्स का ग्रोथ हो गया है, तो एक्सेसिव सिक्रेट करेगा। जो एड्रिनल है, जो एड्रिनल हार्मोन्स है, केमिकल्स है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। एड्रिनल सॉरी एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और एल्डोस्टेरोन का फंक्शंस क्या होता है कि वो सॉल्ट को रिटेन करता है, सोडियम को रिटेन करेगा। जब सोडियम को रिटेन करेगा तो उसके पीछे पीछे वाटर भी उसके पीछे पीछे आएगा, फिर से वही हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक, तो एड्रिनल ट्यूमर्स के कारण भी क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कुछ पैथोफिजियोलॉजी को लेकर, मतलब जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है, वो तो सारे मेन कॉजेज हम लोग डिस्कस कर लिए। लेकिन अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। राज सिस्टम ज्यादा एक्शन दिखाता है। राज सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप प्लेलिस्ट में जाइए, रीनल सिस्टम में जाइए, वहां पर अपलोडेड है राज सिस्टम। राज सिस्टम को देखिए क्योंकि राज सिस्टम ही मेन मैकेनिज्म होता है, हमारे बीपी को रेगुलेट करता है। ठीक, तो राज सिस्टम को जाकर एकदम डिटेल में लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप जाएंगे वहां पर देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम ट्रस्ट रखिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा ही करेगा वो वीडियो। और साथ साथ मैं वो तो करूंगा ही, दिस इज माय मेन ड्यूटी। ठीक, ओवरऑल। ठीक, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अगर मान लीजिए ये हाइपरटेंशन वाला कंडीशन हम लोग सही नहीं कर रहे हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या जनरेट होता है वो चीज को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कि हाइपरटेंशन लॉन्ग टर्म तक रहेगा तो हार्ट में कंडीशंस क्रिएट होगा, जैसे हमारा हार्ट अटैक देखने को मिलेगा। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा, हार्ट अटैक का चांसेस देखने को मिल सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी मीन्स हाइपर मतलब बड़ा, ट्रॉफी मतलब साइज।
सेल्स का साइज बड़ा हो जाएगा। एकदम नॉर्मल सी बात है कि देखिए इस वाले रीजन में जब प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। ब्लड के वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ रहा है, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है जो ब्लड को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ के जो कार्डियक सेल्स होते हैं, जो मसल्स होता है, जो सेल्स होता है हमारे हार्ट का, उसमें क्या होता है बहुत स्ट्रेस पड़ता है। स्ट्रेस जब पड़ने के कारण क्या होता है उस सेल्स में, उस मसल सेल्स में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जनसंख्या बढ़ जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जब लेवल बढ़ता है, नंबर्स बढ़ता है, तो वो सेल्स का साइज बड़ा देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये हो गया हार्ट का कॉम्प्लिकेशन। अब बात करते हैं किडनी का कॉम्प्लिकेशंस। किडनी में क्या हो सकता है, किडनी फेल्यूर हो सकता है या फिर डैमेज हो सकता है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, हाइपरटेंशन, परसिस्टेंट हाइपरटेंशन हो रहा है, इसको हम लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, तो जिसके कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो रहा है। ठीक, उसके साथ साथ हमारा ब्रेन को भी डैमेज करेगा। ठीक, हाई ब्लड प्रेशर है, पूरा फोर्सफुल। अब देखिए बात कर रहे हैं, देखिए किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ठीक, वहां पर क्या होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी होता है, गैमलरी जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी होता है वहां पर होता है। और वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। उतना पतला पतला कैपिलरी में 70 mm ऑफ Hg का प्रेशर होता है। समझ सकते हैं कितना हाई प्रेशर के वजह से वहां पर फिल्ट्रेशन होता है। ठीक, पहले ही से हाई प्रेशर है, ऊपर से हमको हाइपरटेंशन हो गया, तो बहुत ज्यादा प्रेशर वहां पर लगाएगा। और जिस ऑर्गन्स में ज्यादा प्रेशर से ब्लड जाता है उस ऑर्गन को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, किडनी डैमेज देखने को मिलेगा, किडनी फेल्यूर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ब्रेन डैमेज कैसे होगा। सपोज कीजिए कि ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई कर रहा है वो उसमें क्या है कि ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन वाला कंडीशन है। तो जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई कर रहा है, कौन सप्लाई करता है, ये हमारा, ये तो हमारा ये ब्रैकियल आर्टरी, और यहाँ से हमारा लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी चला जाता है, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। और इस वाले एरिया में यहाँ से एक ऊपर जाएगा, यहाँ से, तो ये हमारा राइट कैरोटिड आर्टरी और ये लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। ये दोनों हमारा ब्रेन और स्कल्स में ब्लड सप्लाई करते हैं। अगर इस वाले एरिया में ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है, सपोज ब्लड का प्रेशर बढ़ना मतलब कोई जरूरी नहीं है कि पूरे होल बॉडी में प्रेशर बढ़ेगा, किसी एक रीजन में भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो वहां पर क्या देखने को मिल रहा है, हैमरेज के चांसेस देखने को मिल सकता है, हैमरेज के चांस देखने को मिल सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन थे दोस्तों। अब बात करते हैं, कुछ डायग्नोसिस करेंगे। पता कैसे लगाएंगे, तो आपको पता है कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक डिवाइस आता है जिसको बीपी मशीन बोलते हैं, जिसको स्फैग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। उसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है। ठीक, तो पेशेंट को नॉर्मली आया उसको मॉनिटर नहीं कर लेना, उसको बुलाएंगे, आएगा तो उसको 5 मिनट बैठाएंगे, उसको एकदम काम डाउन फील करवाएंगे, उसके बाद हम उसका मॉनिटर करते हैं कि उसका ब्लड का प्रेशर कितना है। ठीक, एक बार अगर मान लो कंफ्यूज भी हो गए तो उसको दोबारा से रिपीट करेंगे, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो अब बात करते हैं, उसका मेजरमेंट कर लिया, अब इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। सपोज कीजिए कि किस कारण से ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें कुछ सारा चीज मिलेगा। ठीक, सपोज कीजिए इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन किए किसका, ब्लड का, ब्लड टेस्ट किए। और ब्लड टेस्ट करने के बाद क्या देखने को मिल रहा है, क्या हो रहा है कि उसमें ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल इंक्रीज है, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा इंक्रीज है। तो कोलेस्ट्रॉल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ा हुआ है, इट मींस हाइपरटेंशन वाला कंडीशंस होगा। उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक का। शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ज्यादा यूरिन होगा, ज्यादा प्यास लगेगा, ज्यादा भूख लगेगा, तो ये सारा कारण बन जाता है हमारा हाइपरटेंशन का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसके साथ साथ हम लोग यूरिन टेस्ट भी करते हैं। ठीक, यूरिन टेस्ट भी करते हैं, क्यों, क्योंकि यूरिन टेस्ट इसलिए करते हैं कि किडनी फंक्शंस कर रहा है कि नहीं,
किडनी फिल्टर कर रहा है कि नहीं, और फिल्टर भी कर रहा है तो क्या क्या फिल्टर कर रहा है। यूरिन का टेस्ट इसीलिए करते हैं कि उसमें एनालिसिस करते हैं कौन कौन से चीज़ों को आ रहा है, उसमें यूरिया कितना आ रहा है, हो सकता है ग्लूकोज लेवल भी आए, ठीक, वो सारे चीज़ को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी ऐसे से फिल्टर कर रहा है कि नहीं, वो चीज़ को भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग ईसीजी करते हैं, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक। अब बात करते हैं ईसीजी क्यों करते हैं, ठीक। तो हार्ट में इस्कीमिया वाला कंडीशन हो सकता है उस एरिया में अब ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, जिसके कारण हार्ट अटैक का चांसेस बन जाता है। तो ईसीजी करने का मेन मोटिव यही होता है। उसमें देखते हैं हम लोग, सेगमेंट को देखते रहते हैं और उससे हम लोग पता करते हैं कि इस्कीमिया वाला कंडीशंस तो नहीं है, हार्ट में कुछ डैमेज तो नहीं है। और ईसीजी के पैटर्न को देखने के बाद हम लोग पता करते हैं हार्ट का जो रिदम है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला पीरियड, वो जो रिदम वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज को हम लोग डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में नॉर्मली हम लोग सिंपल लाइफ स्टाइल है उसको मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, सोडियम का इंटेक कम कर देंगे, फाइट फूड को अवॉइड कर देंगे, स्मोकिंग को अवॉइड कर देंगे, लो इंटेक फ्लूइड को लो इंटेक करेंगे, ठीक। यूरिन आउटपुट को कोशिश करेंगे कि बढ़ जाए, क्योंकि हमारा ब्लड वॉल्यूम कम करना है। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक। ये था। वेट लॉस करने की कोशिश करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, स्वेटिंग के फॉर्म में फ्लूइड निकले, ठीक। साल्ट इंटेक तो कम ही कर लिए। अब बात करते हैं एक और मेजर थिंग्स, तो अल्कोहल का कंजप्शन भी कम करेंगे। अल्कोहल क्या करता है, हमको एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसको क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको एक्टिवेट करता है, बॉडी एकदम एक्टिव मूड में आता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ ट्रीटमेंट्स के, एकदम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का बात करते हैं। कौन कौन से मेजर ड्रग्स आते हैं जो यूज होता है हमारा ब्लड प्रेशर में। तो एक चीज बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए आप ड्रग्स के बारे में जानना चाहते हैं, मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, फार्माकोलॉजी वाला प्लेलिस्ट, वहां पर एकदम सीरीज चल रहा है जिसमें हम स्टडी कर चुके हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कैसे यूज होता है, उसका फुल मैकेनिज्म को डिस्कस कर चुके हैं। उसमें मेजर ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर लिए, कौन कौन से ड्रग्स कब यूज करना है, प्रेगनेंसी में कौन कौन यूज करना है, किसी में यूरिक लेवल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड, उस कंडीशन में कौन सा ड्रग्स यूज होगा। तो वो सारे डिटेल्स वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वहां पर जाकर बिल्कुल आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में भी। तो बात करते हैं ट्रीटमेंट का। तो देखिए रास सिस्टम में जितने भी स्टेप है, वो सारे स्टेप को कंट्रोल करने वाला हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्यों करते हैं, क्योंकि एक बीटा रिसेप्टर होता है हमारे किडनी में, ठीक। किडनी में एक बीटा रिसेप्टर होता है, मैकुला डेंसा सेल्स है, वो सारे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन में। सो प्लीज यार जाओ, वहां पर एकदम डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिस इज, सपोज कीजिए कि ये आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ये होगा ही होगा। जाओ वहां पर देखो प्लीज। बीटा ब्लॉकर में कौन से आएंगे, एटिनोलोल आएगा, प्रोपेनोलोल आ जाएगा, ये कुछ ड्रग्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट कौन सा हमारा क्लास आता है, हमारा आता है ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसमें आ जाएगा हमारा कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, ठीक। फिर कौन से क्लास के ड्रग आते हैं, तो इसमें आ जाएगा ARB। कौन सा ARB मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें आ जाएगा लोसार्टन, एर्बिसार्टन, कैंडिसार्टन, ठीक। ये सारे ड्रग्स आ जाएंगे। फिर आता है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, जैसे हमारा विरापामिल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स,
ठीक, तो ये सारे कुछ क्या हो गया, हमको ट्रीटमेंट हो गया हमारा हाइपरटेंशन का। अब बात करते हैं कुछ प्रेगनेंसी वाला केस। जैसे सपोज कीजिए कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई, उसके साथ साथ हाइपरटेंशन भी डेवलप हो रहा है, उसमें हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है। तो प्रेगनेंसी वाले केस में क्या हो, सपोज कीजिए किसी को प्रेगनेंसी वाला केस में हाइपरटेंशन हो रहा है, उसमें बेस्ट ड्रग कौन सा रहेगा, तो इसमें आ जाएगा लेब्यूटालोल। ये सारे ड्रग्स को आप याद कर लेंगे, और इसके मैकेनिज्म को अगर देखना होगा, फुल मैकेनिज्म को देखना होगा, तो आप प्लीज जाएंगे सीरीज में, वहां पर देख लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी। नाउ अब बात करते हैं कि ये सारे ड्रग्स को याद कैसे करें, तो इसका भी ट्रिक्स बताया गया है। प्लेलिस्ट में जाइए प्लीज, वहां पर देखिए, इसका ट्रिक भी है सारे ड्रग्स को यूज करने का। कुछ सफिक्स से यहाँ पर पता कर सकते हैं, कैप्टोप्रिल, इनाराप्रिल, तो सफिक्स विल बी प्रिल, लोसार्टन, इर्बिसार्टन, कैंडिसार्टन, द सार्टन, आप इसे याद कर सकते हैं इसको। ओलोल, एटेनोलोल, प्रोपोनोलोल, लोल, ठीक है। तो ये कुछ मैकेनिज्म्स न्यूमोनिक होते हैं, कुछ सफिक्स होता है जिसके वजह से हम लोग यूज कर लेते हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही लेक्चर को एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।